हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और दोस्तों आज की हमारी मूवी है प्लेइंग गॉड। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो हमारे इतनी मेहनत से बनाए गए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच पाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो मूवी की शुरुआत में हम बेन नाम के आदमी को देखते हैं, जो किसी झोपड़ी में एक साधु के सामने बैठकर कोई रिचुअल पूरा कर रहा था। अब मूवी में आगे हमें एक बहुत ही बड़ी सिटी के अंदर रेचल नाम की लड़की को दिखाया जाता है। रेचल के हाथ में एक गिटार बॉक्स था। आगे वो बॉक्स फुटपाथ के ऊपर ओपन करके रेचल उस गिटार को बजाने लगती है। वहां से आने जाने वाले लोग रेचल के गिटार बॉक्स के अंदर पैसा डाल रहे थे। तभी वहां पर एक लड़का आकर रेचल के गिटार बॉक्स में $20 डालता है। वो लड़का वहां से आगे चला जाता है। तभी रेचल भी उसके पीछे जाती है। आगे रेचल उस लड़के से कहती है, थैंक्स, तुमने मुझे $20 दिए, नहीं तो कई सारे लोग तो मुझे छुट्टे पैसे देकर जाते हैं। ये कहते हुए रेचल और वो लड़का आपस में बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी कोई दूसरा लड़का वहां पर आकर रेचल के गिटार का बॉक्स अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। रेचल और वो लड़का भी हुडी वाले उस लड़के का पीछा करते हैं, लेकिन आगे जाकर वो हुडी वाला लड़का उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता। ये देखकर रेचल की आंखों से आंसू आने लगते हैं। रेचल को रोता हुआ देखकर वो लड़का जिससे वो बात कर रही थी अपनी जेब से पर्स निकालकर $200 रेचल को दे देता है। रेचल भी खुश होकर उस लड़के को गले लगाकर बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। आगे रेचल अपने घर जाती है और हम देखते हैं कि रेचल का वो गिटार बॉक्स जो वो चोर ले गया था वो उसके घर में ही रखा हुआ था। रेचल सामान निकाल रही होती है, तभी वहां पर माइक आता है। तब रेचल माइक को अपने पास से छिपाई हुई घड़ी निकाल कर दिखाती है। रेचल कहती है, बेल एंड रोज की घड़ी। तब माइक उस घड़ी को देखकर कहता है, ये घड़ी असली नहीं बल्कि फेक है। रेचल ने उस लड़के के पास से उसकी घड़ी भी चुरा ली थी। तब माइक पूछता है, क्या उसने तुम्हें कुछ कैश दिया? तब रेचल कहती है, हाँ, उसके लिए मुझे उसके सामने रोना पड़ा। एक्चुअली माइक और रेचल दोनों ही सगे भाई बहन थे और वो दोनों लोगों को ठगने का काम किया करते थे। आगे रेचल एक बॉक्स लेकर एक घर पर जाती है। उस घर में मौजूद जून नाम की लेडी दरवाजा खोलती है और वो कहती है, हाय एमिली, तुम कैसी हो? आगे जून अपने हस्बैंड से कहती है, देखो कौन आया है। तब जून का हस्बैंड कहता है, एमिली तुम कैसी हो? एक्चुअल में रेचल ने उन दोनों को ही अपना नाम एमिली बताया था। आगे रेचल जून को एक बॉक्स दिखा के कहती है, इस बच्चे की हम देखभाल करते हैं। जून वो बॉक्स ओपन करके देखती है तो उसके अंदर एक छोटे बच्चे की फोटो थी। तब जून कहती है, ये बच्चा तो काफी क्यूट है, और जून अपने हस्बैंड को भी उस बच्चे की फोटो दिखाती है। तब जून का हस्बैंड कहता है, कमीला कैसी है? रेचल कहती है, एक्चुअल में मैं उसी के बारे में बात करने आई थी, वो अभी बहुत बीमार है। एक्चुअल में रेचल ने जून और उसके हस्बैंड को अपना नाम एमिली बताया था और उसने ये भी बताया था कि वो अनाथ बच्चों के लिए काम करती है। रेचल जून और उसके हस्बैंड को भी बच्चे की बीमारी के बारे में बताकर उन्हें ठगने के लिए आई थी। दूसरी तरफ माइक भी एक शॉप पर रेचल की दी हुई घड़ी को $1500 में बेच देता है। आगे माइक को रेचल का कॉल आता है और वो रेचल से पूछता है, वहां पर क्या हुआ? रेचल कहती है, उन लोगों ने मुझे $2000 दिए। माइक कहता है, ये तो काफी अच्छी डील थी। सुनो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ और वो लड़की हमें किसी की इन्फॉर्मेशन देगी जो अमीर हो और जिसे हम ठग सके। आगे रेचल और माइक लिजी नाम की उस लड़की से मिलने जाते हैं। लिजी उन दोनों को अपने ऑफिस में ले जाकर उनके सामने एक फाइल रखकर कहती है, मुझे $5000 चाहिए, तब मैं तुम्हें ये फाइल देखने दूंगी, और $5000 और दोगे तो उसके बाद मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तब माइक कहता है, हम तुम्हें सिर्फ $5000 देंगे। तब लिजी डील को फाइनल करके कहती है, इस आदमी का नाम बेंजामिन एलवुड है और ये ह्यूस्टन में रहता है। माइक और रेचल उस फाइल को देखते तो उसके अंदर बैन की फोटो थी, जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, जो एक साधु के सामने कोई रिचुअल कर रहा था। लिजी कहती है, बेंजामिन का कोई सवाल है जिसे खोजने की काफी कोशिश कर रहा है, जिसके लिए ये लोगों द्वारा बताए गए रिचुअल करता रहता है। यह पूरी दुनिया में घूमकर अपने उस सवाल का जवाब जानना चाहता है। यह उसका एक पागलपन है, पर उसके अलावा वो काफी अमीर आदमी भी है। और इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण बात है, यह आदमी अनबैंक है, यानी इसकी सारी प्रॉपर्टी किसी बैंक में नहीं है, बल्कि उसने अपने घर में ही कहीं सारी दौलत छुपा रखी है। आगे हमें दिखाया जाता है कि बेन एक चर्च में खड़ा होकर गॉड पर चिल्ला रहा था। तभी वहां पर पादरी आकर उसे ऐसा करने से मना करते हैं। तब बैन उन्हें धक्का दे देता है और वो पादरी नीचे गिर जाता है। लेजी कहती है, बस मेरे पास यही इसकी जानकारी है। आगे रेचल एक मॉल में होती है। तभी रेचल वहां पर एक बच्ची को देखती है
तभी वहाँ उस बच्ची के पिता आते और वो उस बच्ची को अपने साथ ले जाते हैं। उस बच्ची और उसके पिता को देखकर रेचल को अपने पिता की याद आने लगती है जो अब इस दुनिया में नहीं थे। आगे रेचल को माइक का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था मुझे कुछ और भी मिला है। आगे रेचल और माइक रेडी होकर एक होटल में जाते हैं और वहाँ पर एक आदमी से मिलते हैं। माइक उस आदमी को कहता है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये बिल्कुल भी रिस्की नहीं है, बल्कि हमारी स्ट्रेटेजी से काम करके हम 100% सफलता पा सकते हैं। तभी रेचल कहती है इस तरीके से हमने लगातार प्रॉफिट किया है और हमने हमारे क्लाइंट को 15 से 20% तक रिटर्न दिए है। तब वो आदमी कहता है क्या होगा यदि मैं $50,000 इन्वेस्ट करूंगा। आगे वो आदमी रेचल और माइक को अपने बॉस से मिलवाने जाता है। तब वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर वॉन नाम का आदमी बैठा हुआ था और वॉन को देखकर माइक का चेहरा उतर जाता है। वॉन कहता है कैसे हो माइक। तब रेचल कहती है तुम कौन हो। आगे रेचल और माइक दोनों वॉन के सामने बैठे हुए थे और वॉन कहता है तुम्हारा भाई काफी चार्मिंग है। तुम्हारे भाई ने मेरे साथ एक डील की थी और उस डील का $1,00,000 तुम्हारे भाई को मुझे देना है। तब माइक कहता है मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगा पर मुझे कुछ और टाइम चाहिए। तब वॉन चिल्लाकर कहता है नहीं, तो मुझे कई बार से यही बात बोलते आ रहे हो और तुम इसका अंजाम अच्छी तरह से जानते हो। आगे हम देखते हैं कि रेचल और माइक दोनों को चेयर से बांध रखा था और माइक के सर पर हेडफोन लगा रखा था। तभी वहाँ पर वॉन आकर रेचल से कहता है लोग अपने सुनने की क्षमता को कमाते हैं पर ये एक अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत कीमती होती है। जब हम जरूरत से ज्यादा तेज साउंड सुनते हैं तो हमारे कान के पर्दे फट जाते हैं और फिर हम कभी नहीं सुन पाते। आगे वॉन मशीन के पास जाकर साउंड का प्रेशर 140 डेसिबल तक कर देता है और माइक ये साउंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वॉन साउंड का प्रेशर और बढ़ाता है और माइक चीखने लगता है। आगे वॉन दूसरे हेडफोन को ले जाकर रेचल के कान में लगाने लगता है। तभी माइक कहता है मैं तुम्हें $2,00,000 दूंगा। ये सुनते ही वॉन रुक जाता है और माइक कहता है मैं तुम्हें डबल पैसा दूंगा। तब वॉन कहता है मैं तुम दोनों को 10 दिन देता हूँ मेरा पैसा वापस लौटाने के लिए। आगे रेचल और माइक दोनों ही रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तभी रेचल कहती है वॉन का वो पैसा कहाँ पर है। माइक कहता है वो पैसा मैंने गवा दिया, तुम यहाँ से निकल जाओ। जो उस आदमी ने आज हमारे साथ करने की कोशिश की वो उससे भी बुरा कर सकता है। तब रेचल कहती है देखो मैं तुम पर विश्वास नहीं करती पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फैमिली कहने के लिए इस पूरी दुनिया में तुम मेरे लिए अकेले ही हो और मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहती, हमें कुछ बड़ा करना होगा। आगे वो दोनों बेन यानी बेंजामिन एलवुड को ठगने का प्लान बनाने लगते हैं जो कि गॉड से मिलकर बात करना चाहता था जिसके लिए वो तरह तरह के रिचुअल फॉर्म करता था। आगे रेचल और माइक दोनों रेडी होकर निकल जाते। उनका प्लान था कि वो बेन को बताएंगे कि वो गॉड के वर्कर है यानी एंजल्स है, वो लोग उसकी डायरेक्ट बात गॉड से करवा सकते हैं। आगे वो दोनों बेंजामिन एलवुड यानी बैन के बंगले पर जाते हैं। वो लोग बेल बजाते पर दरवाजा कोई नहीं खोलता। उन्हें बंगले के पीछे से कुछ आवाजें आ रही थी। वो दोनों पीछे जाकर देखते तो वहाँ पर कोई आदमी कुछ काम कर रहा था। तब माइक कहता है मैं क्लीन चैम्बर हूँ और ये मेरी एसोसिएट समांथा है, क्या हम लोग बात कर सकते हैं। तब बेन कहता है लेकिन किस बारे में। रेचल कहती है हम उस घटना के बारे में बात करने आए हैं जो सेंट टेरेसा चर्च में हुई थी। रेचल उस घटना के बारे में बात कर रही थी जब बेन ने एक चर्च के पादरी को गलती से धक्का दे दिया था। तब बेन नीचे उतरकर उन दोनों से कहता है मैं ऑलरेडी फादर पॉल से मिलकर सॉरी बोल चुका हूँ, अब मुझे पता है तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो। बेन उन दोनों को घर में बुलाकर उन्हें वहीं इंतजार करने के लिए कहता है। तभी रेचल की नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है और वो कहती है ये तो ला रोचा है। माइक कहता है क्या ये कीमती पेंटिंग है। रेचल कहती है इस अकेली पेंटिंग की कीमत से ही हम वॉन का कर्जा चुका सकते हैं। तभी वहाँ पर बेन आकर कहता है ये $20,000 है, इतना तुम्हारे लिए काफी होगा, तुम इन पैसों को ले जाकर मेरा सरदर्द कम करो क्योंकि मुझे कोर्ट कचहरी और लॉयर से सख्त नफरत है। ऐसा कहकर बेन वहाँ से चला जाता है। तब रेचल खुश होती है और माइक बेन के पास चला जाता है। माइक बेन से कहता है भगवान को तुम्हारा ये पैसा नहीं चाहिए। तब बेन उन दोनों को बिठाकर एक स्कॉच की बोतल निकालकर उनसे कहता है ये 1962 की स्कॉच की बोतल है जो मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट की थी, जो अब मेरी एक्स वाइफ है। मैं अक्सर इस ड्रिंक को मॉर्निंग में पिया करता हूँ ताकि मेरी ये सुबह कुछ अलग हो। सॉरी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, तुम लोग किसी और काम से मेरे पास आए थे। तब रेचल कहती है गॉड अभी आपको सुन रहे हैं, क्या आप उनसे बात करना चाहते हो। बेन कहता है क्या गॉड मुझसे एक इंसान के रूप में आमने सामने बात करेंगे।
माइक कहता है हाँ बिल्कुल, आपके सामने फेस टू फेस बात करेंगे। यह सुनकर बेन कहता है तो तुम दोनों एंजल्स हो जो मुझे गॉड से मिलवाएंगे। मेरे घर में सामने वाला दरवाजा भी मौजूद है, तुम चाहो तो वहाँ से निकल सकते हो या चाहो तो खिड़कियों से उड़कर भी यहाँ से जा सकते हो। ऐसा कहकर बेन वहाँ से जाने लगता है। तभी माइक उसे रोककर कहता है गॉड आपसे बात करने के लिए इंतजार करेंगे। माइक अपना कार्ड देकर रेचल के साथ वहाँ से निकल जाता है। आगे माइक और रेचल वहाँ से जा रहे थे, तभी रेचल कहती है हमें आसानी से $20,000 मिल रहे थे। माइक कहता है ये हमारे लिए स्मार्टर चॉइस नहीं हो सकती, तुम उसके सेफ के बारे में सोचो, उसमें कितना पैसा होगा। तभी माइक को बेन का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए समय मांगता है। वो माइक को होटल एल्सेंड्रा में मंगलवार को सुबह 10 बजे बुलाता है। माइक फोन रखता है, तब रेचल पूछती है क्या हुआ। माइक कहता है बेन ने हमें मिलने के लिए बुलाया है। ये सुनकर रेचल खुश होती है और कहती है लेकिन अब हम क्या करेंगे। माइक कहता है अब हम भगवान को ढूंढेंगे। आगे रेचल और माइक एक क्लब में जाते हैं जहां पर सभी लोग स्केटिंग सीखा करते थे। वहां पर वो दोनों वहीं पर काम करने वाले फ्रैंक नाम के आदमी से मिलते हैं और वो फ्रैंक को अपना प्लान बताते हैं। तब फ्रैंक कहता है मैं वापस जेल नहीं जाना चाहता, मैं इस प्लान से आउट हूँ। रेचल और माइक दोनों ही मायूस होकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी फ्रैंक स्केट साफ करते हुए उनके प्रपोजल के बारे में सोचने लगता है। तभी एक बच्चा स्केटिंग करता हुआ वहाँ पर उल्टी कर देता है। क्लब की गंदगी फ्रैंक को ही साफ करनी पड़ती थी, इसलिए फ्रैंक अपना विचार बदल देता है। रेचल और माइक वहाँ से जा रहे थे, तभी फ्रैंक उन्हें रोकता है और उनसे कहता है मेरी बेन नाम के उस आदमी से फर्स्ट मीटिंग कहाँ पर अरेंज की गई है। माइक बेन के बारे में जानकारी निकालता है और वो फ्रैंक और रेचल को बताता है बेन ने 2007 में एक टेक कंपनी $500 मिलियन में बेची थी, जिस कंपनी को बेन ने ही बनाया था। फ्रैंक पूछता है और उसकी वाइफ कहाँ पर है। रेचल कहती है उसकी वाइफ का उसके साथ डिवोर्स हो चुका है। आगे वो लोग फ्रैंक को जगह पर ले जाते जहाँ पर बेन उनसे मिलने वाला था। वो जगह एक बिल्डिंग की छत थी। अब मंगलवार आ चुका था और रेचल रेडी होकर उस होटल में जाती है जहां पर उसकी बेन के साथ मीटिंग थी। होटल में माइक रेडी होकर रेचल का पहले से वेट कर रहा था। आगे माइक रेचल को कान में लगाने के लिए माइक्रोफोन देता है। रेचल वो लगाती है तो उसके अंदर उसे फ्रैंक की आवाज आती है। फ्रैंक कहता है हेलो रेचल, तुम कैसी हो। तब रेचल कहती है मैं ठीक हूँ, तुम्हें कैसा लग रहा है, मुझे लगता है तुम नर्वस होंगे। तब वहीं खड़ा माइक कहता है टाइम हो चुका है, बेन आने वाला है। आगे बेन उस होटल में आता है और वहां पर उसे माइक और रेचल मिलते हैं और वो दोनों उसे होटल की छत तक ले जाते हैं और वो लोग माइक को ऊपर जाने के लिए कहते हैं। तब माइक उनकी बात को मानकर होटल की छत पर चला जाता है और ऊपर जाकर देखता है तो वहां पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वहां पर बस 2 कुर्सियां लगी हुई थी। माइक होटल की छत से नीचे की तरफ देखने लगता है, तभी उसे पीछे से आवाज आती है बैन। माइक पीछे पलटता है तो वहां पर कुर्सी पर फ्रैंक बैठा हुआ था और फ्रैंक कहता है आओ आकर सीट पर बैठो। बेन फ्रैंक को देखने लगता है और वो कुर्सी पर बैठ जाता है और बेन सवाल करता है तो तुम ही गॉड हो। फ्रैंक कहता है हाँ मैं ही गॉड हूँ। बेन कहता है तो चलो बताओ मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। फ्रैंक कहता है कि मैं गॉड नहीं हूँ। यह सुनकर बेन हंसने लगता है और कहता है हाँ मैं यही सोच रहा था। तब बेन कहता है तो बताओ मैंने ब्रेकफास्ट में क्या लिया था। फ्रैंक कहता है जो शायद मैं कभी नहीं लेना चाहूंगा। तुम 11 अक्टूबर 1971 में सुबह के 4:30 बजे पैदा हुए थे। तुम्हें पीछे कमर के नीचे एक बर्थ मार्क भी है और शोल्डर पर एक तिल है। तुम्हारी आंटी रेजिना ने तुम्हारे पहले डॉग का नाम कडल रखा था और आज सुबह तुमने 2 बेकन और एक्सपायर हुआ दही और बर्बन विस्की अपने ब्रेकफास्ट में ली थी। तो बताओ अब तुम्हें विश्वास हुआ कि अब भी तुम मेरे साथ कोई गेम खेलना चाहते हो या फिर तुम मुझे यहाँ पर मिलने की वजह बताओगे। बेन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारे सर पर बाल कितने हैं, इसलिए अब चिंता करना बंद करो क्योंकि तुम्हारी कीमत ऐसे कई सारे कबूतरों से बहुत ज्यादा है। फ्रैंक के पीछे की तरफ इशारा करते ही वहां से कई सारे कबूतर ऊपर उड़कर चले जाते हैं और बेन भी उन कबूतरों को देखने लगता है। बेन को कहीं न कहीं थोड़ा सा विश्वास हो चुका था कि उसके सामने बैठा हुआ आदमी भगवान ही है। बेन कहता है मेरे सवालों के जवाब देने की क्या कॉस्ट होगी। तब फ्रैंक कहता है मुझे लगता है उन लोगों ने तुम्हें पहले ही बता दिया होगा। मुझे तुम्हारे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम जानना चाहते थे कि तुम्हारी बेटी की डेथ क्यों हुई। तब बेन कहता है मेरी बेटी का नाम कैटी था। आपने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया या फिर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको तो खुशी होती है जब इंसान को परेशानी झेलनी पड़ती है। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। यदि आप अच्छे हो तो मुझे छत से कूदने से रोक देना। और बेन ऐसा बोलकर छत के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है। वो जंप करने वाला था। तब फ्रैंक माइक और रेचल से पूछता है अब मैं उसे क्या बोलूं। तब माइक कहता है उसे जो करना है तुम करने दो। तब रेचल कहती है फ्रैंक उसे रोको। तब फ्रैंक खड़ा होकर बेन से कहता है बेन मैं तुम्हें यहाँ से कूदने से नहीं रोक सकता।
ये तुम्हारी चॉइस है, पर अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे और सवाल कर सकते हो, पर मुझे लगता है हम लोग और बात कर सकते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता? तब बेन कहता है क्या हम वापस कभी मिलेंगे? तब फ्रैंक कहता है हाँ बिल्कुल, पर मेरी कंडीशन पर। अगली बार हम तुम्हारे घर पर मिलेंगे और ऊंची जगह से दूर। बेन कहता है ठीक है, और वो छत के किनारे से दूर आकर पीछे मुड़कर देखता है। तब वो देखता है कि फ्रैंक वहाँ पर मौजूद नहीं था। आगे बेन नीचे आकर रेचल और माइक से कहता है मैं तुम्हारे टच में रहूंगा। बेन के जाने के बाद रेचल माइक से कहती है क्या तुम सही में उसे मारना चाहते थे? हम रॉबरी करना चाहते ना कि किसी को मारना चाहते हैं। तब माइक कहता है मैं उसे नहीं मारना चाहता था, वो खुद कूदने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर फ्रैंक आकर उन दोनों से कहता है तुमने देखा मैंने कैसा काम किया? तब रेचल कहती लेकिन इसने तकरीबन उसे मरवा ही दिया था। ऐसा कहकर रेचल माइक से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब रात में रेचल अकेली थी, तभी वो जून को कॉल करती है और रेचल जून से पूछती है क्या तुम फ्री हो, मैं तुम्हारे वहाँ आ सकती हूँ? जून कहती है हाँ बिल्कुल, तुम्हारा आइसक्रीम इंतजार कर रही है। आगे रेचल जून के घर पर जाती है जिसे उसने अपना नाम एमिली बताया था, और उसने जून और उसके हस्बैंड से पैसे भी लिए थे अनाथ बच्चों की हेल्प के लिए। तब जून रेचल को अपने बचपन के बारे में बताने लगती है। जून कहती है मेरा घर काफी स्ट्रिक्ट और रिलीजियस हुआ करता था। फिर मैं अपने नाना के घर पर गई, वहाँ पर मैंने सॉन्ग गाना और इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखा, और आज मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ और आज भी गाने का और इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का काम करती हूँ। ये सारी बातें सुनकर रेचल कहती है तुम्हारी लाइफ तो काफी अच्छी है, तुम और तुम्हारे हस्बैंड दोनों ही अच्छे गायक है, अच्छा पैसा कमाते हो, तुम्हारे पास घर भी है और अब तुम्हें बेबी भी होने वाला है, यानी तुम्हारे पास दुनिया भर की सारी खुशी है। तब जून की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कहती है ये मेरी 3rd प्रेगनेंसी है। पहली प्रेगनेंसी में मेरा बच्चा बहुत जल्दी गिर गया था, दूसरी प्रेगनेंसी में मैंने 35 हफ्ते के बच्चे को जन्म दिया जो मृत निकला, और अब ये मेरी 3री प्रेगनेंसी है। तब रेचल कहती है सॉरी, मुझे सब पता नहीं था। ये सुनकर जून कहती है कोई बात नहीं, अब तुम अपने बारे में बताओ। तब रेचल कहती है हम लोग जुड़वा भाई बहन हैं। मेरे पिता की डेथ जब हुई जब मैं सिर्फ 2 साल की थी, और जब मैं 8 साल की थी तब मेरी माँ की डेथ भी हो गई। वो बाथरूम में गिर गई थी, तब मैं वहीं मौजूद थी। मैंने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। हमारी माँ हमें बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती थी। जब हम दोनों भाई बहनों के साथ कोई नहीं था तब हम लोग स्ट्रांग हुए और हमने इस दुनिया में सरवाइव करना सीखा। अपने दिल के अंदर दबा हुआ दर्द जून को बताकर रेचल वहां से निकल जाती है। अब अगले दिन सुबह रेचल रनिंग पर जाती है, तब भी वो दुखी थी अपने पिता को याद करते हुए। रेचल अपने घर आती है, तभी उसे वहां पर वॉन बैठा हुआ मिलता है। रेचल वॉन को देखकर कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वॉन रेचल के पास आने लगता है, तभी वहाँ पर माइक आ जाता है और माइक वॉन से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब वॉन कहता है मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है, तुम्हें मेरा सारा पैसा अगले 48 घंटे के अंदर देना होगा। यदि तुमने इस हफ्ते के एंड तक मुझे मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारा ये हाल करूंगा। वॉन अपने पास मौजूद गिटार को रेचल और माइक के सामने तोड़ देता है। अब आगे रेचल और माइक उस क्लब में जाते जहाँ पर फ्रैंक काम किया करता था। फ्रैंक उन दोनों को अंदर बुलाकर बेन के घर का मैप दिखाता है, जिस मैप में उन्हें घर का सेफ भी दिखाई दे रहा था। तब बेन कहता है हमें घर में सेफ की जगह पता चल चुकी है कि बेन ने अपना पैसा कहाँ पर रखा है, पर हमें ये पता लगाना है कि उसका लॉकर रूम है कैसा, यानी वो कैसे खुलता है, फिंगरप्रिंट से, चाबी से या स्कैन से। अब आगे फ्रैंक क्लब में काम करने वाले जेसूस नाम के आदमी को बुलाता है और वो भी उनके प्लान में उनका साथ देने वाला था। आगे जेसूस एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस की वैन लेकर बेन के घर पर जाता है। माइक और रेचल की टीम ने पहले ही बेन के घर पर मैसेज कर दिया था कि हमारी टीम सिटी की पावर सर्विस प्रोवाइडर है, आज दोपहर 1 से 4 बजे के बीच हमारी टीम आपके घर पर आएगी। ये एक पावर सप्लाई का रूटीन चेकअप है। आगे जेसूस बेन के घर में जाकर वहाँ की पावर सप्लाई देखने का नाटक करने लगता है। तब वहाँ पर बेन भी मौजूद था और वो गार्डन में किसी प्रकार का ढांचा बना रहा था। एक्चुअल में जेसूस पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि बेन के घर में कितने कैमरास है। तभी बेन के अंदर मौजूद फ्रैंक, माइक और रेचल भी दूरबीन से बेन के घर के ऊपर नजर रख रहे थे। रेचल बेन को वो ढांचा बनाते हुए देख रही थी और वो पूछती है ये क्या बनाने का ट्राई कर रहा है? फ्रैंक कहता है ये शायद कोई टावर बनाकर ट्राई कर रहा है। अब आगे वो तीनों वापस बेन के घर पर जाने लगते हैं गॉड से उसकी मीटिंग करवाने। रेचल और माइक बेन के घर की बेल बजाते हैं। तभी बेन दरवाजा खोलता है और वो इधर उधर देखने लगता है। तब माइक कहता है गॉड आपके घर के पीछे है। बेन घर के पीछे जाता है तो जो टावर बेन बना रहा था उसके ऊपर फ्रैंक बैठा हुआ था। फ्रैंक बेन से कहता है तुमने काफी अच्छा बनाया है, इधर आ जाओ, ऊपर आकर बैठो। तब बेन ऊपर जाकर फ्रैंक के पास जाकर बैठ जाता है और रेचल और माइक बेन के घर में मौजूद थे। वो लोग बेन के घर में उसका खुफिया लॉकर रूम ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ बेन फ्रैंक से सवाल करता है आपने मेरी नई फैमिली को क्यों तबाह किया? मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई और फिर मेरी वाइफ से डिवोर्स हो गया।
क्या यह आपकी क्रूरता नहीं है? तब फ्रैंक कहता है, मैं तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ बताता हूँ। क्या तुमने कभी कोई पेंटिंग देखी है अपने घर में संडे को शाम को बड़ी गौर से? जब तुम उस पेंटिंग को करीब से देखते हो तो उसमें तुम्हें काफी सारे छोटे छोटे धब्बे नजर आते हैं। इसका कोई मतलब नहीं बनता, पर जब तुम उस पेंटिंग को थोड़ा दूर जाकर देखते हो तो वो पेंटिंग तुम्हें काफी खूबसूरत दिखाई देती है। अगर तुम लाइव को भी ऐसे ही देखोगे तो इसमें तुम्हें काफी सारे डॉट और छोटे छोटे धब्बे नजर आएंगे। इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ को थोड़े दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना होगा और तुम्हारी लाइफ बहुत ही सुंदर होती चली जाएगी। दूसरी तरफ माइक को भी बैन के घर पर एक एंटीक पीस दिखाई देता है। माइक उसे घुमाता है तो उसके पीछे सीक्रेट लॉकर रूम का डोर ओपन हो जाता है। आगे माइक माइक्रोफोन पर फ्रैंक से कहता है, हमें अब अगली मीटिंग के लिए रेडी रहना होगा। दूसरी तरफ बैन फ्रैंक से कहता है, ये सिक्का 1964 में अमेरिकन द्वारा बनाना बंद कर दिया गया था। मुझे चांदी का सिक्का कहीं से मिला था और मैंने इसे उठाकर अपने पास रख लिया। जब मेरी बेटी हुई तब मुझसे सिक्का गिर गया था, तब मैंने उसे नहीं उठाया, पर मेरी बेटी नहीं रुकी और वो जाकर इसे उठाने लगी। तभी वहां पर एक ट्रक आकर मेरी बेटी से टकरा गया। मेरी बेटी मेरे हाथों में थी और चारों तरफ उसका खून फैला हुआ था, पर फिर भी मैंने वो कॉइन वहां से उठाया जिसे मेरी बेटी आखिरी समय उठाना चाहती थी। तुम्हारे पर्सपेक्टिव वाले लेक्चर से मेरी बेटी मुझे नहीं मिल रही। तब फ्रैंक कहता है, बेन अभी तुम बहुत परेशान हो, मैं तुमसे वापस मिलूंगा और तब मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी कैटी से बात करवाऊंगा। यह सुनते ही बेन चुप हो जाता है। आगे रेचल गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। तभी माइक उसे रोकने की कोशिश करता है। माइक कहता है, सॉरी, मैंने तुम्हें हमारे बैकअप प्लान के बारे में नहीं बताया। तब रेचल कहती है, तुम उससे उसकी मरी हुई बेटी से बात करवाओगे, तुम ये कैसे करोगे, क्या मुझे समझाओगे? तब माइक कहता है, ये तुम्हें करना होगा, तुम्हें उसकी मरी हुई बेटी कैटी बनना होगा। यानी तुम ऐसा प्ले करोगी कि तुम उसकी मरी हुई बेटी हो। उसकी बेटी तुम्हारे थ्रू उसके पिता से कुछ बात करना चाहती है। तब रेचल कहती है, वैसे भी हम उसे बहुत परेशान कर रहे, मैं ये सब नहीं करने वाली। आगे हम बैन को देखते जो अपने घर में बैठकर अपनी फैमिली के वीडियोस देख रहा था। बैन की बेटी भी गार्डन के पानी में एंजॉय कर रही थी, इसलिए बैन भी उसकी बेटी की जगह पर जाकर उसे महसूस करने की कोशिश करता रहता था। दूसरी तरफ रेचल अपने कपड़े पैक करके घर छोड़ के जाने लगती है। तब माइक वहां पर आकर पूछता है, तुम कहां पर जा रही हो? रेचल कहती है, मैं ये सब नहीं कर सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। तब माइक कहता है, तो हम वॉन को क्या जवाब देंगे? पर रेचल माइक की कोई भी बात नहीं सुनती और वो जाने लगती है। रेचल वहां से जाने की जिद कर रही थी। तब माइक कहता है, यहाँ से चले जाओ, पर पहले मेरी स्टोरी सुनो। ये एक आदमी की कहानी है जो शराबी था। वो एक बारटेंडर से मिला और फिर उस बारटेंडर को 2 जुड़वा बच्चे हुए, पर वो आदमी हैंडल नहीं कर पाया और वो बारटेंडर और उसके बच्चों को छोड़कर चला गया। तब वो माँ उन जुड़वा बच्चों की परवरिश करने लगी, पर उसने उन बच्चों को कभी नहीं बताया कि उनके पिता कौन थे। वो माँ भी उन बच्चों से परेशान हो गई थी, वो उन्हें संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए उस माँ ने गोलियों की पूरी बोतल खा ली और वो भी अपने बच्चों को वैसे ही छोड़कर चली गई जैसे उसके पिता थे। वो जुड़वा बच्चे अपनी जिंदगी का गुजारा जैसे तैसे करने लगे और उन्हें भी एक दिन एक आदमी मिला जो पूरी दुनिया घूम घूम कर भगवान को खोजने की कोशिश कर रहा है, जिसे भगवान ने बहुत ही अच्छी फैमिली दी थी। उस आदमी ने अपनी फैमिली का ध्यान रखने के लिए अपनी कंपनी भी अमीरों को बेच दी और एक दिन उसके साथ दुर्घटना हुई। उसने पहले अपनी बच्ची और फिर अपनी वाइफ को खो दिया। ऐसा कहकर माइक रेचल को एक फोटो देता है जिसमें उसके पिता के साथ उन दोनों भाई बहनों की बचपन की फोटो थी। तब रेचल कहती है, तुमने अच्छा ट्राई किया मुझे इमोशनल करने का, पर मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। ऐसा कहकर रेचल वहाँ से निकल जाती है और उस फोटो में बैन ही उसके पिता के रूप में मौजूद था, जिसमें उसके पिता के साथ उन दोनों भाई बहनों की बचपन की फोटो थी और उस फोटो में बैन ही उसके पिता के रूप में मौजूद था। बैन ही उनकी माँ के साथ उन दोनों बच्चों को छोड़कर चला गया था, जिसके बारे में माइक और रेचल को उसकी माँ ने कभी नहीं बताया था और रेचल ने भी ये फोटो पहली बार देखा था, जबकि माइक को इसके बारे में पता था कि बैन ही उन दोनों भाई बहनों के पिता है। आगे रेचल दुखी होकर फ्रैंक के पास उस क्लब में जाती है और रेचल फ्रैंक से कहती है, फ्रैंक क्या तुम्हें बैन के बारे में पता था? आगे रेचल फ्रैंक को भी वो फोटो दिखाती है और वो फोटो देखकर फ्रैंक भी शॉक रह जाता है। रेचल कहती है, अब मैं क्या करूं? फ्रैंक कहता है, मेरे पास तुम्हारी कई सारी बातों का जवाब होता है, पर इसका मतलब ये नहीं मैं सब कुछ जानता हूँ। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, पर मैंने भी अपने पिता को 13 साल की उम्र में खो दिया था। पिता के होने पर ही तुम उनकी प्रेजेंट और एब्सेंट को समझ पाते हो। यदि तुम अपने पिता से रिवेंज लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और यदि तुम चाहती हो कि मैं इस प्लान पर काम करना बंद कर दूं, तो भी मैं बहुत खुश हूँ। आगे रेचल जून से हॉस्पिटल में मिलने जाती है, जिसे अब बेबी हो चुका था। रेचल जून को सब कुछ सच बताना चाहती थी कि उसका नाम रेचल है, ना कि एमली। तभी वहाँ पर हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं
और वो रेचल को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। तब जून कहती है ये मेरी फ्रेंड है, इसे तुम कहाँ पर ले जा रहे हो। तब नर्स कहती है इन्होंने नीचे जो आईडी दी है वो गलत है, हमारे सिस्टम ने इनकी आईडी को गलत बताया है। गार्ड वहाँ से रेचल को ले जाने लगते हैं। तब रेचल जून को सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे रेचल को गार्ड ने एक कमरे में बंद कर दिया था। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और वो गार्ड को कहता है मैं डिटेक्टिव रिच हूँ। वो डिटेक्टिव रेचल को अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। हॉस्पिटल के नीचे माइक भी मौजूद था और वो डिटेक्टिव असली नहीं बल्कि माइक के द्वारा ही भेजा गया था। आगे माइक उस डिटेक्टिव को पैसा देकर वहाँ से भेज देता है। आगे माइक रेचल से कहता है मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, पर तुम्हारी ये नफरत बिल्कुल गलत है। हमें उस आदमी को जवाब देना चाहिए जिसने हमारी जिंदगी से हमारा सब कुछ छीन लिया, और ये भगवान ने हमें एक मौका दिया है। उसने हमारे साथ बहुत गलत किया, वो हमारे पास वापस कभी लौट कर भी नहीं आया। हम कल इस प्लान में वापस काम करने वाले हैं, आगे तुम्हारी चॉइस है। ऐसा कहकर माइक वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन सुबह माइक, फ्रैंक और रेचल बेन के घर के बाहर मौजूद थे। अब आगे वो लोग बेन के घर की बेल बजाते हैं और बेन दरवाजा खोलता है तो रेचल और माइक के पीछे इस बार फ्रैंक भी खड़ा हुआ था। आगे फ्रैंक और रेचल आमने सामने बैठे हुए थे। तब फ्रैंक बेन को कहता है तो बेन सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो और अपनी डॉटर के बारे में सोचो। दूसरी तरफ माइक दरवाजा खोलकर एक आदमी को घर के अंदर बुला लेता है बेन के घर के सेफ को ओपन करने के लिए, और वो आदमी अपने इंस्ट्रूमेंट से उस सेफ को खोलने का ट्राई करने लगता है। फ्रैंक रेचल से कहता है कैटी क्या तुम अपने पिता से कुछ बोलना चाहती हो। तब रेचल कहती है हेलो डैडी। बेन को भी अपनी बेटी के पास होने का एहसास होने लगता है और वो कहता है कैटी तुम कैसी हो। रेचल कहती है मैं ठीक हूँ। तब बेन कहता है तुम अभी कहाँ पर हो। तब रेचल यानी कैटी कहती है मैं अभी आपके सामने हूँ। यह सुनते ही बेन अपनी आंखें खोल लेता है और उसकी आंखों के सामने रेचल मौजूद थी। बेन को रेचल में अपनी बेटी नजर आ रही थी और वो कहता है बेटी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए सॉरी, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। मैंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश करी पर मैं कामयाब नहीं हो पाया। बातें करते करते रेचल और बेन दोनों की आंखों से आंसू आने लगे थे। जहां बेन सोच रहा था कि रेचल के अंदर उसकी बेटी की आत्मा है जो उससे बात कर रही है, वहीं रेचल को पता था कि वो अपने असली पिता के सामने बैठी है। और रेचल के मुंह से निकल जाता है आप हमें ढूंढने वापस क्यों नहीं आए। तब बेन कहता है मैं तुम्हें देखने आया था। रेचल कहती आप हमें देखने नहीं आए थे, आप मुझे वैसा प्यार क्यों नहीं करते जैसा आप उसे करते हो। यह सुनते ही बेन समझ नहीं पाता कि कैटी उसकी बेटी क्या बोल रही है। बेन फ्रैंक से बोलता है ये क्या बोल रही है। तभी उस घर के अंदर वॉन आ जाता है। आगे बॉन्ड फ्रैंक, रेचल और वॉन को उसके घर के लॉकर के पास ले जाता है जहां पर माइक उस लॉकर को खुलवाने का ट्राई कर रहा था। तब माइक वॉन से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हम बस काम खत्म ही करने वाले थे। तब वॉन बेन को कहता है जल्दी से सेफ को ओपन करो, मैं वापस नहीं बोलूंगा। फ्रैंक माइक से कहता है तो तुमने ये प्लान किया था। तब माइक कहता है चुप हो जाओ फ्रैंक। ये सुनकर बेन माइक की तरफ देखने लगता है और कहता है तो तुम्हारा नाम फ्रैंक है। वॉन फिर से बेन से कहता है सेफ ओपन करो। तब बेन आंखें बंद करके कहता है प्लीज मुझ पर गोली चलाओ। तभी बेन के सामने रेचल आ जाती है और माइक वॉन पर गन अड़ा के कहता है ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। ये सब देखकर बेन कहता है ठीक है मैं सेफ को ओपन कर रहा हूँ। आगे बेन उस सेफ को ओपन कर देता है और वॉन और माइक बैग में सारा पैसा और जेवरात भरने लगते हैं। बेन सिक्कों को कलेक्ट करता था तो सेफ के अंदर सोने के कीमती सिक्के भी मौजूद थे। आगे वो लोग सब कुछ बैग में भर के बाहर निकलते हैं। तब बेन कहता है तो एंजल के रूप में तुम शैतान थे। ये सुनकर माइक बेन के सर पर गन से हमला करता है और बेन वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वो लोग घर से निकलने लगते हैं। तब माइक रेचल को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है पर रेचल अपने पिता को देखने लगती है और वो माइक के साथ नहीं जाती। ये सब देखकर माइक वहां से निकल जाता है। आगे माइक को घर में लगी पेंटिंग दिखाई देती है, वो उसे भी निकाल लेता है। तभी घर का सायरन बजने लगता है। यह सुनकर फ्रैंक रेचल से कहता है चलो अब हमें यहाँ से चलना होगा। रेचल अपने पास मौजूद उनके और उनके पिता का फोटो वहीं पर छोड़ देती है। आगे रेचल क्लब में अकेली बैठी हुई थी, तभी उसके पास फ्रैंक आके बैठता है और वो रेचल से पूछता है तो अब तुम क्या करोगी। रेचल कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मैं आगे क्या करने वाली हूँ। दूसरी तरफ बेन भी अपनी जवानी का फोटो देखता है जिसमें वो अपने दोनों बच्चों के साथ मौजूद था, यानी रेचल और माइक के साथ मौजूद था। उस फोटो को देखकर बेन को एहसास होता है कि उसने अपने दोनों बच्चों को छोड़कर गलत किया, इसलिए गॉड ने भी उससे उसकी फैमिली को छीन लिया। दूसरी तरफ माइक सारा पैसा लेकर देश छोड़कर वहां से निकल जाता है।
आगे मूवी में हमें 3 महीने बाद का समय बताया जाता है जब रेचल एक कैफे में काम करने लगी थी और रेचल ने लोगों को ठगने का काम बंद कर दिया था। एक आदमी अपना पर्स टेबल पर भूल जाता है, तब रेचल उसे बाहर जाकर उसका पर्स देती है। रेचल वापस पलटती है तो उसके पीछे बेन खड़ा हुआ था और बेन रेचल को कहता है यदि तुम्हारी जगह कोई एंजल होती तो वो भी यही करती जो अभी तुमने किया। मैं तुम्हें 6 महीनों से सब ढूंढ रहा हूँ, क्या हम लोग बात कर सकते हैं? तब रेचल कहती है अभी मेरी शिफ्ट है इसलिए मैं बाद में बात करूंगी। बेन कहता है तो मैं बाहर तुम्हारा वेट करूंगा। आगे बेन बाहर वेट करने लगता है और रेचल कैफे में काम करने लगती है। शाम को काम खत्म करके रेचल बाहर निकलती है तो उसके सामने बेन खड़ा हुआ था। बेन रेचल को अपनी बेटी के रूप में अपनाने के लिए तैयार था और रेचल को भी अब अपने पिता मिल चुके थे और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।